नर जनन तंत्र इतनी आसानी से। चलो शुरू करते हैं। नर जनन तंत्र, सबसे पहले इसके कुछ पार्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, वृषण, वृषण कोश, शिश्न, मूत्रमार्ग और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये इसके कुछ मुख्य भाग होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि और ये ऐसे सब किसके, नर जनन तंत्र के। अब नर जनन तंत्र की पूरी क्रियाविधि को समझेंगे एकदम आसान आदिवासी क्लासेस देश पर, इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक देखें। पूरा नर जनन तंत्र आपको मुंह पे याद करवा कर जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन पहले पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, मादा जनन तंत्र सब कुछ पढ़ चुके हैं आदिवासी क्लास हितेश पर। आज नर जनन तंत्र लेकर आए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे होता क्या है, पूरी प्रोसेस देखिएगा आप कि अपन ने उत्सर्जन तंत्र में क्या देखा था कि मूत्राशय और मूत्रवाहिनी उनका कार्य अलग है, ठीक है। ये उत्सर्जन तंत्र के भाग है। अपने जनन तंत्र के अंदर मूत्रमार्ग, शीश्न, प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण, वृषण कोश, शुक्राशय और मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, इनको अपन समझेंगे अच्छे से। आपको मूत्राशय और मूत्रवाहिनी के ऊपर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए नर जनन तंत्र में तो आप लिख सकते हैं, और अपन को लिखना ही है इसके अंदर भी, ठीक है। तो अब होता क्या है ये देखिए। नर जनन तंत्र को नर जनन तंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसका निर्माण करता है, शुक्राणुओं का, ठीक है। ये किसका निर्माण करता है, शुक्राणु भी कह सकते हैं अपन, इसे वीर्य भी कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे स्पर्म कहते हैं, जिसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये शुक्राणु का संरचना होती है, शुक्राणु की संरचना है, स्ट्रक्चर है किसका, शुक्राणु का। अब इसके निर्माण के लिए हमें वृषण की आवश्यकता होती है। वृषण क्या होते हैं, टेस्टिस, यानी कि मानव के अंदर, नर जनन तंत्र के अंदर दो वृषण यानी कि एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। कितने वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, यानी कि दो वृषण पाए जाते हैं। उनके ऊपर एक खोल होती है, परत होती है, जिसे वृषण कोश, जो स्किन का बना हुआ होता है, वृषण कोश पाया जाता है। वो वृषण कोश क्या करता है, इन वृषण को, एक परत का क्या काम होता है आपको खुद को ही पता है कि एक परत किसका काम करती है, उसको सेफ रखने का, बचाने का। जैसे कि अपन ने श्वसन तंत्र में क्या पढ़ा था, डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम क्या कार्य करता है, श्वसन तंत्र के अंदर फेफड़ों को, लंग्स को सुरक्षित और संरक्षित रखने का कार्य करता है। सेम उसी तरीके से वृषण कोश भी क्या कार्य करेंगे, वृषण को यानी कि टेस्टिस को सुरक्षित और संरक्षित यानी कि बचाने का कार्य करते हैं। उसको कहीं पर भी आने जाने या फिर इनकी मतलब स्थिरता को बनाए रखने के लिए कि इसका यूज किया जाता है वृषण कोश का, ठीक है। अब एक जोड़ी वृषण कोश मतलब एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो वृषण कोश की सेफ्टी में होता है। इन्हीं वृषण कोश से आप देखेंगे कि एक नली निकल रही है। इसी नली का क्या नाम है, शुक्रवाहिनी। वाहिनी अपन पढ़ चुके हैं, वाहिनी का मतलब क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिनी का मतलब शुक्राणुओं को लाने ले जाने का कार्य। शुक्राणु को लाने ले जाने का, कहां से, शुक्राणुओं को लाने ले जाने का कार्य, लाने ले जाने का कार्य। यानी कि शुक्राणुओं को ये कहां से कहां पे ले जा रही है, वृषण से तैयार हुए शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी कहां पर लेकर जाती है, शुक्राशय में लेकर जाती है। शुक्राशय क्या हो गया, शुक्र प्लस आशय यानी कि शुक्राशय। अर्थात अपन कह सकते हैं कि शुक्राणु को जहां पे इकट्ठा होने का समय मिलता है, ठीक है, शुक्राणु का एकत्र होना, शुक्राणुओं का क्या, एकत्र होना। जहां पर शुक्राणु क्या होते हैं, एकत्र यानी कि इकट्ठे होते हैं, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं, ठीक है। शुक्राशय में सभी शुक्राणु, जितने भी शुक्राणु हैं, ये सब क्या होते हैं, वृषण से निकलकर कौन लेके जाता है, शुक्रवाहिनी लेकर जाती है। कहां पे लेके जाती है, शुक्राशय में। क्यों, क्योंकि शुक्राशय में ही ये सभी शुक्राणु क्या होंगे, एकत्र होंगे। मूत्र में अपन ने क्या देखा था कि मूत्राशय में जैसे मूत्र इकट्ठा हो जाता है और अपन को लगता है कि इस मूत्र को त्याग देना चाहिए, तो अपन को बॉडी के अंदर क्या आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन आ जाती है कि चलो सिग्नल मिल गया है तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता से, ठीक है। अब उसके वजह से हमें सिग्नल मिल गया तो हम क्या जाते हैं, वॉशरूम जाके मूत्र का त्याग कर देते हैं। सेम उसी प्रकार की प्रोसेस में शुक्राशय के अंदर भी क्या, शुक्राणु का जैसे ही एकत्रण हो जाता है, ये जैसे एकत्र हो जाते हैं, फिर क्या बॉडी सिग्नल कर देती है कि इन शुक्राणुओं को भी अब त्यागने की आवश्यकता है, इन्हें त्यागना पड़ेगा। फिर उस समय ये शुक्राणुओं को त्यागने में मदद करवाता है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि आपके क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का कि प्रोस्टेट ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, नर जनन तंत्र के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, और नर जनन तंत्र के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो सभी का उत्तर एक ही है, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है जिसके अंदर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके अंदर पाया जाता है,
अपने प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम क्या करता है, ठीक है, हर एक ग्रंथि अपना हार्मोन रिलीज करती है और उस हार्मोन का क्या होता है, एक नियंत्रित काम होता है, पर्टिकुलर वर्क होता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य है, ठीक है, इसका ये कार्य है कि जो शुक्राणु है, ठीक है, इस शुक्राणु को सबसे पहले देखेंगे, शुक्राणु को, अब शुक्राणु को क्या करता है, सबसे पहला तो लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है, लचीलापन प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। और दूसरा क्या काम करता है ये, दूसरा उनको गति देने का कार्य करता है। क्या करता है, गति देने का कार्य करता है, यानी कि मोशन देता है। जब शुक्राणु इतने तादाद में, यानी कि बहुत करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब शुक्राणु नर जनन तंत्र से त्यागे जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं, उस समय शुक्राणु क्या वर्किंग कंडीशन में होते हैं। ये उनकी पूंछ वाला सिरा होता है और ये उनके आगे का सिरा, ठीक है, ये पीछे का सिरा बोल सकते हैं अपन, शुक्राणुओं की ये पीछे का सिरा, ठीक है, शुक्राणु के पीछे का सिरा, और ये होता है आगे का सिरा, आगे का सिरा, ठीक है, ये आगे का सिरा और ये पीछे का सिरा। जब ये शुक्राणु तैयार होता है तब ये क्या है, इस तरीके से मोशन करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। अगर इन शुक्राणुओं को दो तरीके से अपन छोड़ सकते हैं, एक तो होती है हस्त मिथुन क्रिया और एक होती है मिथुन क्रिया, ठीक है, दो क्रियाएं होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है हस्त मिथुन, हस्त मिथुन यानी कि मास्टरमेशन, हस्त मिथुन क्रिया, मास्टरमेशन, जिसमें आप अपने हाथ की सहायता से क्या करते हैं, इनको शुक्राणुओं को जन्म देते हैं, निर्माण करते हैं। और दूसरी होती है मिथुन क्रिया, जिसमें मेशन क्रिया ही होती है, मेशन मोशन ही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि नर और मादा दोनों मिलकर जो निषेचन करते हैं, जो जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन, उस वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, मिथुन क्रिया। इन दोनों कंडीशन पे अपन क्या कर सकते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि ने यहाँ पे शुक्राणुओं को मदद करी, तो प्रोस्टेट ग्रंथि ने क्या किया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नाम का एक हार्मोन है जिसको रिलीज किया। उसको रिलीज करने के बाद में क्या हुआ, शुक्राणु में लचीलापन आ गया, चिकनापन और गति देने का ये कार्य करता है। और क्या देता है, मोशन देता है, यानी कि उनको गति देने का कार्य करता है, कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फिर जैसे ही यहाँ पे आ जाता है, फिर आप देखेंगे, ये देखिए मूत्र मार्ग आपको एक ही दिखेगा। अब आगे जाके क्या होता है कि जो मूत्र मार्ग होता है और जो ये शुक्राशय को त्यागने की नली होती है, वो एक ही नली बन जाती है, जो क्या कहलाती है, मूत्र मार्ग। इसे और क्या कहा जाता है, इसे और स्खलन नलिका भी कहा जाता है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, स्खलन नलिका, स्खलन नलिका भी कहा जाता है। स्खलन नलिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होती है कि इन दोनों की एक ही नली बन जाती है आगे जाके, किसकी, मूत्र की और शुक्राणु की, इन दोनों की एक ही नली बन जाती है। यहां से आप देखेंगे कि जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि ने हार्मोन रिलीज किया और यहां से शुक्राणु आ गया है, ठीक है, तो क्या होंगे, इन दोनों की एक नली बन गई। और मूत्र मार्ग किसकी सेफ्टी में होता है, शिश्न की, ठीक है, शिश्न की मोटी लेयर होती है जो किस आकार की होती है, याद रखिएगा आप, बेलनाकार की होती है, ठीक है ना, बेलनाकार यानी कि बेलन के आकार की होती है। बेलनाकार आकृति का कौन होता है, यहाँ पे शिश्न होता है, जिसके अंदर, यानी कि अपन कह सकते हैं जिस आकृति के अंदर ये क्या होता है, मूत्र मार्ग एकदम व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ होता है। अब यहीं से हम क्या करते हैं, मूत्र को और शुक्राणुओं को त्यागने का कार्य करते हैं। अब इनको त्यागने के बाद क्या होता है, देखिएगा आप कि जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है तब इनको एक तो हस्त मिथुन क्रिया में क्या होता है कि वो वेस्टेज है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इसका यूज जनन क्रिया में हो जाए, तो जनन क्रिया के दौरान क्या होता है कि नर जैसे अपने शुक्राणुओं को किसमें, मादा में ट्रांसफर करता है, यानी कि उनमें छोड़ता है, तो क्या होता है, किस प्रोसेस से छोड़ेगा वो, जनन तंत्र, जनन अंग से छोड़ेगा। किस जनन अंग से छोड़ेगा, योनि और ग्रीवा के माध्यम से वो अपने शुक्राणुओं को मादा के अंदर एंटर करवाता है। उस समय शुक्राणु गति कर रहे होते हैं और उसी समय वो शुक्राणु अंडवाहिनी में जाते हैं। अपन ने मादा जनन तंत्र एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और इसीलिए मैंने मादा को पहले पढ़ाया, ताकि आपके सभी डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब देखेंगे जनन तंत्र शुक्राणुओं को भेजता है और वही शुक्राणु फिर आगे जाके क्या करते हैं, अंडाणु से अभिक्रिया करते हैं, उस अंडाणु को निषेचित करते हैं और अंडाणु को निषेचित करने के बाद में उसको एक बच्चे यानी कि शिशु के रूप में जन्म देते हैं। अब देखेंगे कि अगर जैसे अपन ने मादा जनन तंत्र के अंदर देखा कि उसके अंदर एक कोपर्टी नाम की चीज होती है, वो क्या कार्य करती है, वो अंडवाहिनी के अंदर शुक्राणु को जाने से रोकने का कार्य करती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे नर जनन तंत्र के अंदर कंडोम पाया जाता है। क्या होता है, कंडोम। ये कंडोम क्या कार्य करता है, कंडोम
इसको शीश्न के ऊपर पहना जाता है। ठीक है, ये जो शीश्न है इसके ऊपर उसको कंडोम को पहना जाता है, जिसकी सहायता से क्या हो जाता है कि जो अपने अंदर जो शुक्राणु निर्माण होते हैं वो शुक्राणु निर्माण होने के बाद में उस मादा के अंदर प्रवेश ना करे, इसीलिए हम ये किसका कंडोम का यूज करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये शुक्राणु का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन ये है शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। जब इस शीश्न को, ठीक है प्रोसेस समझिएगा, जब इस शीश्न को मोशन मिलता है, यानी कि जब ये आगे पीछे या फिर मोशन की तरफ कार्य करता है, गति करता है, तब क्या होते हैं वृषण भी इस गति को अपनाते हैं और उसको फिल आउट करते हैं। ठीक है, फिल करने के बाद में उसको क्या करते हैं कि धीरे धीरे अपना टेम्परेचर बढ़ता है, इससे क्या बढ़ता है शरीर का तापमान बढ़ता है, और एक टाइम ऐसा आता है जहां पे हम हमारी सोचने की क्षमता को खो देते हैं, यानी कि अपन भूलते कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि अपन को कुछ भी उस समय पता नहीं चल रहा है क्या होता है। लास्ट स्टेज के समय जब शुक्राणु यहाँ पे शुक्राशय में आ चुके हैं, अब वो रिलीज होने वाले हैं, उस समय के 3 से 5 सेकंड अपन को लगता है कि बस अब इनको रिलीज करना ही पड़ेगा। उस समय ये प्रोस्टेट ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है और हम शुक्राणु को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। फिर ये शीश्न जैसे जैसे मोशन करता है उसी तरीके से वृषण हिलते हैं, इनके हिलने डुलने के कारण और इसके शीश्न के मोशन होने के कारण शुक्राणु का निर्माण होता है। वही शुक्राणु शुक्रवाहिनी क्या काम करती है, शुक्रवाहिनी उन्हीं शुक्राणुओं को शुक्राशय तक लेने का कार्य करती है। शुक्राशय जैसे ही शुक्राणु में मतलब शुक्राणु जहां पे एकत्र होते हैं वहां पे शुक्राशय होता है। जैसे ही एकत्र होकर शुक्राणु आगे बढ़ते हैं तब प्रोस्टेट ग्रंथि से इनकी मुलाकात होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या बोलती है, मैं आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देता हूं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके शुक्राणु को लचीलापन देगा और इनको गति प्रदान करेगा। यही गति फिर आगे चल के ऐसे बाहर निकाल दी जाती है, इन्हीं शुक्राणु को ऐसे त्याग दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम और नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र आसानी से याद कर लीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, और भी इजी इससे लेकर आएंगे दूसरे तंत्र को। ठीक है, यहाँ पे ये हो चुका है कंप्लीट। अब अपन देखेंगे इसके अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी रह तो नहीं रहा है। वृषण कोश मैंने आपको समझा ही दिया है, इनके ऊपर क्या होती है, वृषण की सुरक्षा के लिए वृषण कोश पाया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा कि जब हम वीर्य का निर्माण करते हैं यानी शुक्राणु का निर्माण करते हैं, उस समय अपनी बॉडी का ये जो शुक्राणु का निर्माण ये किससे होता है, हमारे शरीर में उपस्थित रक्त की सहायता से उनका निर्माण होता है। यानी कि हमारे शरीर का ब्लड इन चीजों में जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ब्लड निकलता है, ब्लड जाता है, यानी कि ब्लड के उपयोग से ही क्या होता है, ये वृषण उनको शुक्राणु को निर्माण करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे शुक्राणुओं के नष्ट होने के बाद में, शुक्राणु त्यागने के बाद में क्या होता है कि शरीर हमारा थक जाता है, विनम्र हो जाता है, हम कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता है, शरीर थका हो जाता है, पसीना आने लग जाता है और हमें थकान सी महसूस होती है। इसीलिए हमें वेस्टेज में यानी कि हस्तमैथुन क्रिया का उपयोग नहीं करना चाहिए, जितना हो सके कम करना चाहिए या फिर ना के बराबर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप जनन तंत्र के अंदर आपके कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपके सभी डाउट को, और अगले किस तंत्र को लेके आना है या साइंस के किस टॉपिक को लेके आए हैं वो भी आप कमेंट कीजिएगा, आपके उस टॉपिक को सबसे इजी करवा के लेके आएंगे। ठीक है, आरबीएससी क्लास रितेश पर आपको सब चीजें आसानी से प्रोवाइड की जाएगी और बोर्ड परीक्षा के लिए आपको सबसे अधिक अंक लाने की ट्रिक बताई जाएगी, जिसमें आपके मैथ्स और साइंस मुख्यतः ये दोनों विषय शामिल होगी। ठीक है, और मैथ्स आपके बहुत अच्छे नंबर से आएगी। अब अपन इसको यहीं पे क्लियर करते हैं। जनन तंत्र का अपने ये छोटे मोटे टॉपिक है, इनको आप समझाएंगे कैसे आप। ठीक है, सबसे पहले आप समझाइएगा, सबसे पहले नंबर 1 आ जाएगा आपने वृषण। ठीक है, वृषण से आप शुरू कर दीजिएगा। दूसरे पे हमारा आ जाएगा वृषण कोश, क्योंकि वृषण के ऊपर कोश है वो बतानी पड़ेगी। फिर आ जाएगा हमारे शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी। फिर शुक्रवाहिनी के बाद में हमारे आ जाएगा शुक्राशय। शुक्राशय को हम जैसे ही समझाएंगे, फिर हमारे शुक्राशय के बाद में क्या आ जाएगा, शुक्राशय के बाद में हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि आ जाएगी, प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, मूत्र मार्ग। ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल यानी कि अलग से आप क्या समझा सकते हैं 7वें और 8वें नंबर को, जिसमें कौन आ जाएगा, मूत्र मार्ग, सॉरी मूत्राशय, मूत्राशय और मूत्रवाहिनी। आप इनको भी अच्छे से समझाना चाहे तो समझा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे टॉपिक है जनन तंत्र के अंदर, लेकिन ये अपन किस में पढ़ चुके हैं, उत्सर्जन तंत्र में पहले से ही पढ़ चुके हैं। और भी ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आरबीएससी क्लास रितेश को ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे सब कुछ ट्रिक के साथ मिलने को मिलेगा और आप सब कुछ आसानी से बेसिक टू कंसेप्ट क्लियर करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, इसी तरह बने रहिए आरबीएससी क्लास रितेश पर। थैंक यू।